राम राम, बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग मल्टीपल खबरों को लेकर डिस्कस करेंगे और ये सारी वो खबरें हैं जो भारत के भूत भविष्य वर्तमान के ऊपर बहुत ही ज्यादा असर डालती है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इसमें से एक भी खबर को आप मिस मत कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यार केवल 2 सेकंड्स का काम है, सिर्फ 2 सेकंड्स का। आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले खबर हम लोग जान लें असम और नागालैंड को लेकर। देखिए, एक वीडियो मैंने आपको बनाकर बताया था आज से कुछ सालों पहले। इसमें मैंने डिटेल से डिस्कशन करके आपको ये सारी चीजें समझाई थी कि भारत के नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में, कई क्षेत्रों में तेल की खोज पहले ही हो रखी है। इस क्षेत्र में इतना सारा तेल है कि हमारी विदेशी निर्भरता काफी हद तक कम हो सकती है। लेकिन बड़े अफसोस और दुख के साथ मुझे आपको बताना पड़ा था कि भारत के अपने ही कुछ राज्यों के बीच में सीमा को लेकर विवाद है। जी हाँ, ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि एक ही कैंपस में दो भाइयों का घर हो और दोनों भाइयों के बीच में उस घर की सीमाओं को लेकर विवाद हो। बड़ा ही फालतू सा कारण लगा था, लेकिन ये वास्तविकता है। और इन सब के चलते कई तरह के अलगाववादी संगठन भी इन क्षेत्रों में खड़े हो गए हैं, जो कि भारतीय कंपनियों को या विदेशी किसी कंपनी को भी यहाँ पर ऑयल और गैस की खोज वगैरह नहीं करने देते। जहाँ पर खोज हो रखी है वहां से ऑयल और गैस को निकालने नहीं देते। काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन मैंने उस समय आपको ये भी बताया था कि इनमें से अब मैक्सिमम राज्यों में बीजेपी गवर्नमेंट आ चुकी है, केंद्र में भी बीजेपी गवर्नमेंट है। दोनों के बीच में अब तालमेल अच्छा है। और दूसरी बात कि जब सेंट्रल और स्टेट दोनों ही जगह बीजेपी गवर्नमेंट देखने के लिए मिलती है, तो यहाँ पर जो अलगाववादी संगठन और बाकी के उग्रवादी संगठन जो थे, उन्हें भी बैकफुट पर जाना पड़ा और उन्हें कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार होना ही पड़ा। इसी सीरीज में अब बताया ये जा रहा है कि नागालैंड और असम के बीच में सीमा को लेकर जो विवाद वगैरह थे, इनको सुलझाने के लिए होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने पूरी तैयारी कर ली है और एक ट्राइलेटरल बातचीत यहाँ पर होने जा रही है, जिसके चलते जो भी सीमा विवाद है उन्हें सुलझा लिया जाएगा। सुलझ जाने के बाद जिन क्षेत्रों में ऑयल और गैस पाया जाता है उन्हें यहाँ से निकाला जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के खत्म हो जाने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, आपको लिंक मिलेगी। लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें मैंने डिटेल में आपको सारी कुछ चीजें बताई है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि केवल ऑयल एंड गैस ही नहीं, बाकी के भी कई तरह के मिनरल्स इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो कि अभी तक अनएक्सप्लोर्ड पड़े हुए हैं। इन्हीं सब चीजों की वजह से एक तो यहाँ पर प्रॉपर विकास नहीं हुआ था, इन्हें मेन स्ट्रीम में नहीं आने दिया। कई तरह के अलगाववादी संगठन यहाँ पर उभर कर आ गए इन्हीं सब चीजों की वजह से। लेकिन पिछले कुछ सालों में लगातार इन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ पर विकास के कार्य किए जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही है, नेशनल हाईवेज बनाए जा रहे हैं, रेलवे नेटवर्क को पहुंचाया गया है, कई जगहों पर बांध वगैरह बनाए गए हैं, नए एयरपोर्ट्स देखने के लिए मिले हैं। हमारे कुछ विदेशी सहयोगी, जिसमें इजराइल और जापान को आप स्पेशली ले लीजिए, इनके जरिए नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भारी भरकम इन्वेस्टमेंट की तैयारियां भी की गई है, जिससे कि ये पूरा भूभाग भी मेन स्ट्रीम में आ पाए, यहाँ पर अलगाववाद समाप्त हो, लोगों को रोजगार वगैरह मिले और इनकी जिंदगी भी सामान्य सुचारू रूप से चलती रहे। इसी का बेनिफिट अब पूरे भारत को मिलेगा जब सारे सीमा विवाद सुलझ जाने के बाद इन क्षेत्रों से ऑयल और गैस की निकासी की जाएगी। देखिए, मैं अमित शाह जी को कोट करते हुए बता रहा हूं कि इनके द्वारा खुद कहा गया है कि असम और नागालैंड के बीच में अगर सारी चीजें शॉर्ट आउट हो जाती है और यहाँ से तेल गैस निकलना शुरू कर दिया जाता है, तो प्रतिदिन 1000 से लेकर 1500 बैरल आसानी से तेल निकाला जा सकता है, जो कि हमारे टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन को 10% तक इंक्रीज करेगा। तो सोचिए, हमारा 10% बिल, इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा। इसके लिए बताया ये जा रहा है कि असम और नागालैंड की सीमा पर लगभग 1000 स्क्वायर किलोमीटर वाली जमीन पर सारी खोज वगैरह की जाएगी और अलग अलग जगहों पर ड्रिलिंग करके हाइड्रोकार्बन के फुटप्रिंट्स देखे जाएंगे। और सारी चीजें अगर सही डायरेक्शन में चलती रही तो हमें लगभग 15,000 करोड़ रुपयों का इससे फायदा भी होगा, जो हमारा इंपोर्ट बिल बचेगा उससे। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये विवाद 3 दशकों पुराना है और बीच में भी कई तरह के समझौतों की कोशिशें यहाँ पर की गई, लेकिन वो सफल होते होते विफल हो गई। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। मामला अमित शाह का है और हम सभी जानते हैं कि ये शांतिपूर्वक सारे मामले सुलझा लेने में एक्सपर्ट माने जाते हैं। तो उम्मीदें की जा सकती है, भगवान से प्रार्थना की जा सकती है कि सारी चीजें हमारे अनुरूप ही चले। अब अगली खबर की अगर बात कर ली जाए तो ये खबर सीधे रफाल डील से जुड़ी हुई है। 114 रफाल जो कि MRFA के तहत भारतीय वायुसेना के लिए खरीदे जाने हैं। तो देखिए, जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का फ्रांस विजिट होने जा रहा है और ये विजिट होगा G7 के समिट के लिए। लेकिन इससे पहले ही भारत और फ्रांस के बीच में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होने वाली रफाल डील को लेकर कुछ चीजें क्लियर होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए, अभी तक की अगर बात की जाए तो भारत के द्वारा LOR जारी कर दिया गया है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। ये इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट फ्रेमवर्क के तहत किसी भी तरह की डिफेंस प्रोक्योरमेंट जो कि आप विदेशों से कर रहे हैं, उस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है।
जिसके चलते मेक इन इंडिया के तहत इन रफाल विमानों को खरीदा जाएगा, जिनकी असेंबली मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भारत के अंदर की जाएगी। अब अगर यहाँ पर भारत की स्पेशली डिमांड्स की बात की जाए तो देखिए, इसमें बताया ये जा रहा है रिपोर्ट में, जो द ट्रिब्यून के अनुसार है, इसमें इंजन, एयरफ्रेम और एवियोनिक्स की टेक्नोलॉजी भारत द्वारा मांगी गई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि इसके ऊपर तो बात नहीं बनी। यानी ये सारी चीजें लोकली मैन्युफैक्चर तो की जाएंगी, लेकिन इनकी टेक्नोलॉजी भारत को नहीं मिलेंगी। भाई इंजन की टेक्नोलॉजी तो वो दे ही नहीं सकते, उसके लिए तो हम लोग अलग से डील करेंगे ही करेंगे। साथ ही वो अपने एवियोनिक्स की भी टेक्नोलॉजी भला क्यों ही देंगे, सोर्स कोड वगैरह देने से भी इनकार कर चुके हैं और वो कोई दे भी नहीं सकता। और अगर एयरफ्रेम की बात की जाए तो उसकी टेक्नोलॉजी भी ये लोग हमें नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पर भारत को उम्मीद है कि डसॉल्ट एविएशन भारत को एक सिक्योर डेटा लिंक उपलब्ध कराएगी, ताकि भारतीय जेट्स को भारतीय रडार और अलग अलग सेंसर्स के साथ डिजिटली जोड़ा जा सके, जिससे हमारे ग्राउंड बेस्ड कंट्रोल सिस्टम से इन्हें तस्वीरें वगैरह और लोकेशन वगैरह भेजी जा सके, जो कि ऑपरेशंस के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि द ट्रिब्यून के द्वारा इसको लेकर जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है, इसमें इन्होंने फ्रांस के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से बात करके उसी आधार पर रिपोर्ट को पब्लिश किया है। इसमें इन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि हाँ, मेक इन इंडिया डील के तहत जितनी भी टेक्नोलॉजी देने की आवश्यकता होगी वो हम देंगे, उसका ट्रांसफर करेंगे। साथ ही इस बात का आश्वासन दिलाया है कि आप अपने 114 रफाल विमानों के अंदर स्वदेशी हथियारों का इंटीग्रेशन कर पाएंगे, जो हमारी सबसे प्रमुख डिमांड थी। इसी के लिए हम लोग आईसीडी का कंट्रोल मांग रहे थे। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात यही रहेगी कि ये हमारे हथियारों के इंटीग्रेशन के लिए तो हाँ कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए क्या ये हमें आईसीडी का कंट्रोल देंगे, या फिर बीच में ये कंडीशन रखेंगे कि आपके हथियारों का इंटीग्रेशन तो हम करके देंगे, लेकिन वो आपको डसॉल्ट एविएशन ही करके देगा। आपको जब भी किसी भी प्रकार का कोई भी वेपन आपके रफाल के अंदर इंटीग्रेट कराना होगा, इसके लिए आप हमसे रिक्वेस्ट करेंगे। डसॉल्ट एविएशन के इंजीनियर्स की एक टीम भारत आएगी, उनके द्वारा फिर हथियारों का इंटीग्रेशन किया जाएगा, या फिर आप स्वतंत्र रूप से खुद ही घर पर कर पाएंगे, इसके लिए आईसीडी आपको दे दिया जाएगा। ये थोड़ा सा देखने वाली बात रहेगी, जिसको लेकर और ज्यादा खुलासे आने वाले कुछ समय में होगी। लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि इस डील को बीच में रोका जा सकता है। ये डील हर हाल में होते हुए दिखाई दे रही है। एक बार फिर से आपको यही कहूंगा। अब आज की तीसरी और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण खबर को लेकर अगर डिस्कस किया जाए तो ये जोहो की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। जोहो के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। इसी की अरट्टे नाम की एक एप्लीकेशन है, जिसने कि भारत में लॉन्च होने के साथ ही धूम मचा दी थी, क्योंकि ये हमें व्हाट्सएप का एक बेहतरीन अल्टरनेटिव देती है। इवन हमारे चैनल का भी एक ग्रुप इसके ऊपर तैयार बना हुआ है, जो कि पूरी तरह से एक्टिव है। आप सिंपली सर्च कर सकते हैं खंडवा वाला, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाकर खंडवा वाला जरूर ज्वाइन कीजिए। आपको ये सारी खबरें यहाँ से पहले वहीं मिल जाया करेंगी, और इससे भी बहुत कुछ ज्यादा। लेकिन हम सभी जानते हैं कि केवल व्हाट्सएप का अल्टरनेटिव बना देने तक काम नहीं चलेगा। हमें ऑल टुगेदर सारी अमेरिकन बिग टेक कंपनियों के विकल्प तो चाहिए होंगे। ऐसा नहीं है कि एकदम से हम लोग स्वदेशी का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे और इन अमेरिकन वेबसाइट्स को या इनकी बाकी एप्लीकेशंस को छोड़ देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हमारे पास एक विकल्प जरूर होना चाहिए, जिससे कि इन फ्यूचर अगर ये हमारी सर्विसेज बंद करते हैं तो हमारे पास हमारे खुद के प्लेटफॉर्म्स हो। इसी को लेकर खबर निकल कर ये आ रही है कि जोहो के द्वारा अब अपना स्वदेशी सर्वर नाथुला को लॉन्च कर दिया गया है, जिसको लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी तारीफ की है। आप रेफरेंस के लिए आर्टिकल अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऑफिस से किया गया ट्वीट भी देख सकते हैं। श्रीधर वेम्बू जी की तरफ से इसको लेकर दावा किया गया है कि इस तरह के सर्वर से एआई के लिए जो विदेशी प्लेटफॉर्म्स हमें चाहिए होते थे, जो विदेशी निर्भरता थी, वो इससे समाप्त हो जाएगी। यानी भारत एआई के क्षेत्र में तो काम करने की तैयारियां कर रहा है और अच्छा कर भी रहा है, लेकिन इसे ऑपरेट करने के लिए हमारे पास सर्वर उपलब्ध नहीं थे। इसके लिए विदेशी निर्भरता हमारे पीछे पीछे लगी हुई थी। लेकिन इस सर्वर की वजह से, यानी नाथुला की वजह से, अब हमें विदेशी निर्भरता की जरूरत नहीं रह जाएगी। इवन हमारे पास हमारा खुद का सर्वर चूंकि नहीं था, इस वजह से हम लोग एआई की रेस को भी उस स्तर पर नहीं लड़ पा रहे थे, क्योंकि अगेन इस एआई सिस्टम को चलाने के लिए विदेशी सर्वर और इनके क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमें निर्भर होना पड़ता था। लेकिन अब हमारा क्लाउड सिस्टम होगा, हमारा सर्वर होगा, जो कि पूर्ण रूप से स्वदेशी होगा। बताया जा रहा है कि इसके इस्तेमाल से इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी कम खर्च होगा, बिजली की बचत होगी और सारी टेक्नोलॉजीज पर हमारा ही कंट्रोल भी हो पाएगा। जोहो की इंजीनियरिंग टीम ने इंटेल के साथ मिलकर इस सर्वर को तैयार किया है। इसमें इंटेल Xeon 6 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इसे एकदम से मार्केट में उतारने की इनकी तैयारी नहीं है। शुरुआत में कंपनी पहले इसे अपने ही कामों के लिए इस्तेमाल करना शुरू करेगी। अभी कुछ 100 के नंबर में नाथुला के सर्वर का इस्तेमाल किया जा रहा है। उम्मीद है कि इस साल के अंत तक इनके सर्वर के इस्तेमाल की संख्या 2000 के पार पहुंच जाएगी। फिर धीरे धीरे इसका विस्तार किया जाएगा और बाकी सबकी पहुंच में ये सर्वर आ जाएगा। तो इसके लिए श्रीधर वेम्बू जी को और इनकी कंपनी जोहो को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरह से लगातार आगे बढ़ते रहिए और सभी विदेशी सिस्टम्स का हमें
स्वदेशी विकल्प तैयार करके दीजिए, यही हमारी इच्छा है।